रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। मैं हूं मनीषा गोयल और आप देख रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। हमारे इस स्पेशल शो राष्ट्रमंच पर आज हमारे साथ हैं भारतीय सेना की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिनसे देश का हर बुद्धिजीवी नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। सच को सच कहना आज के जमाने में तो जैसे बिल्कुल रेयर हो गया है, लेकिन सर प्रफुल्ल बख्शी जी जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, उन्होंने भारतीय सेना में कई सालों तक अलग अलग पदों पर काम भी किया है और जो जाने जाते हैं सच को सच की तरह से खुलकर बोलने के लिए। तो 1968 में सर ने पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया और 1971 में जो जंग हुई उसमें भी शामिल हुए। सर को डिफेंस मामलों की अच्छी सी जानकारी रखते हैं और देश के अन्य मुद्दों पर भी अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं, लिखते भी हैं सर इसके बारे में। तो मैं स्वागत करती हूँ सर आपका रेडियो हिंदुस्तान के इस मंच राष्ट्र मंच। थैंक यू वेरी मच। जी सर। और हमारे साथ आज हैं, मेरे साथ जो को होस्ट हैं वो हैं पारिजात त्रिपाठी जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई दशकों से जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पारिजात सर आपका भी स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि मैं सर आपसे जो मेरा पहला प्रश्न है, और ये हमारा आज सौभाग्य है कि बख्शी सर हमारे साथ हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रमंच का, वो है कि हमारे देश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं आजकल, उसमें जो नैरेटिव है वो एक फेक नैरेटिव है और साथ ही साथ एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ बयानबाजी चल रही है। इसे मैं यदि कहूं कि जैसे स्कूल के बच्चे जो कि पहले शरारत कर लेता है और फिर मासूम बनकर ये भी दिखा देता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, गलती सामने वाले की है। तो कुछ ऐसे ही हालात हमारे देश के चल रहे हैं और न केवल देश में, हमारे देश की जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो जो मेरा पहला प्रश्न आता है सर आपके लिए, वो है कि जैसे अभी हरियाणा के नूह में जो वायलेंस हुई है, तो उस पे जो भारतीय न्यायपालिका है उसने स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार के लिए एक गाइडलाइंस भी जो है जारी की है उन्होंने। लेकिन जो सवाल है कि जो वेस्ट बंगाल में जब हिंसा हुई और उससे पहले सालों पहले जो कश्मीर में ऐसी हिंसा हुई, जिसकी बहुत सारी एफआईआर तो हुई भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं चला उसके बारे में, और साल दर साल गुजरते चले गए, तो न्यायपालिका ने उसके बारे में क्यों नहीं संज्ञान लिया? सर प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपके फेमस चैनल पे आने का। मैं पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे को आप अपने चैनल पे बुलाया और आपके को होस्ट के साथ मैं बैठा हूँ। तो मेरे को वाकई में ही खुशी हो रही है कि कोई इंटरेस्ट तो ले रहा है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब आपने जैसे कि बात करी कि क्यों हमारे नैरेटिव क्लियर नहीं होते। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने कभी ढंग से अपने कंट्री में एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर डॉक्ट्रिन ही नहीं लिखी कि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हमें क्या करना है। डॉक्ट्रिन का मतलब है कि इस स्थिति में जो भी स्थिति हो उसमें कौन, कहां, कैसे, कब, क्या एक्शन लेगा ऑटोमेटिकली। ये डॉक्ट्रिन होती है, जैसे पॉलिसीज बनती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा ध्यान और जगह पे था। हमको कभी इस बात का आभास नहीं हुआ कि हमको सिक्योरिटी का ध्यान देना होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन। जो चाणक्य नीति बोलती है, चाणक्य हमने पैदा किया पर सबसे कम इस्तेमाल हम चाणक्य का हिंदुस्तान में करते हैं। सीआईए चाणक्य नीति पे एक पूरा कोर्स कराती है अपने एजेंट्स को, और हमारे को चाणक्य सिर्फ हम निबंध में लिखने में बस चाणक्य नीति लिख देते और बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है, ये है कि हमारी डॉक्ट्रिन और थिंकिंग कमजोर थी। आपको मैं ये सारे बताने से पहले बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ, फिर आप समझेंगे। जब 47 के ऊपर हुई, अब हमारे पास ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, जो भी थे, वो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, सोचा कि मैं अपने हेड, जो बॉस है मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
उनसे मैं गुड बाय कहता जाऊं और चंद एक शब्द और अपनी एक रिपोर्ट जो लिखी है वो लेता जाऊं, ताकि उनको मैं पूरी फाइल पेश करूं जाने से पहले। जब वो गए प्राइम मिनिस्टर के पास सन 47 में, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहा कि देखिए सर, बी वेरी केयरफुल, चाइनीज आर नाउ amassing on the border and they are getting into Tibet etc. तो जवाब क्या मिला? चाइनीज चाइनीज तो हमारे दोस्त है, वी आर आवर फ्रेंड्स। एंड और आप आर्मी का क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब आर्मी का उस समय 25 लाख थी आर्मी, आप आर्मी को कम मत करिए, ये आपको जरूरत पड़ेगी। कहता आर्मी की वी डोंट रिक्वायर, आर्मी की जरूरत ही नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। देखिए, जब आपकी थिंकिंग ऐसी होती है तो आप फिर कोई सिक्योरिटी वगैरह की बात नहीं करते, जैसे कि दूसरी कंट्रीज करती है। वो आप तो हुआ क्या, आपका जो मणिपुर जो है जिस इलाके में है, वहां पे तो पहले 47 से पहले ही जो अंग्रेज जब आए थे वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी का फैलाना शुरू किया बेधड़क, यहां तक कि इतना फैलाया कि और किसी को आने नहीं दिया वहां। बेसिकली एम ये था कि एक जाने से पहले वो एक ऐसा क्रिश्चियन स्टेट बना के जाए, जो क्रिश्चियन कंट्री बन जाए, जो कि हमारे यूरोपियंस को, जो कॉलोनाइजर हैं, उनको आने जाने का बड़ा आसानियत हो। बेसिकली ये गेम था। चाइना मदद कर रहा था उस समय, यूरोपियन कंट्रीज मदद कर रही थी, और म्यांमार से मदद आ रही थी, उस समय बर्मा होता था। और इस तरीके के जो सोच के साथ में जब वो गए, तो जो हमारे नए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्ट्रेट अवे जो थे वहां के लोगों को, जो क्रिश्चियन बन रहे थे, वहां पे एक क्रिश्चियन प्रीस्ट नियुक्ति कराई, और उसने उस एरिया को और फैलाया, यहां तक कि प्रतिबंध लग गया बाकी लोगों पे कि वहां ना जाएं। जो मैती के थे लोग, उनको कम जो एरिया प्लेन एरिया में रखा, नागाज और कुकीज को अपर एरिया में रखा, और चिन डायनेस्टी के जो लोग, चिन ट्राइब्स के जो लोग बर्मा से आ रहे थे, वो उनको वहां रखा, उनको मुझे मिक्स नहीं होने दिया, और यहां तक कि ये कह दिया कि मैथीज ऊपर नहीं जा सकते पर वो नीचे आ सकते हैं। और ड्रग्स ट्रेड शुरू हुई। ड्रग के कारण ये हुआ। अभी लोग कहते हैं नहीं ये तो क्रिश्चियन और हिंदू का गेम है, कोई क्रिश्चियन हिंदू का गेम नहीं है। सब जो लड़ाई होती है ये जर और जमीन पे होती है, तिजारत पे, और इसको यही मद्देनजर रखते हुए, और ड्रग्स इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का बन रहा था, सारे धर्मों से ऊपर है, और ये सारा का सारा गेम है। और ये जो गेम लोकल लेवल के पॉलिटिक्स में आ जाता है, तब आपकी कोई भी संस्था नहीं ठीक कर सकती। ये हमारे को प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम से हम बढ़ते गए, असम को ठीक होने नहीं दिया। अब क्या आया, अब असम ऐसा बन गया। और जैसे आपने नैरेटिव में बोला था, हम असम को तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है कि अब बोलो। बंगाल पे आप कहते कोई नहीं बोल रहा, या असम पे सब बोल रहे हैं, बंगाल मतलब बंगाल पे वो लोग बोल रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि कितना अत्याचार हिंदुओं पे हुए। मैं हिंदुओं का तरफदारी नहीं कर रहा, एक संस्था ने एक दूसरे पे अत्याचार किए, यहाँ पे हुए, पर कोई किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि आपको अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना है। कश्मीरी पंडित पे 5.5 लाख लोग निकाले गए, एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया, अभी तक नहीं है, कोई डेट करता ही नहीं है। आप किसी भी कश्मीरी पंडित के आगे में बात करिए, वो चुप हो जाता है, क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जाता। अब आप बताइए, ये क्या इंसाफ है, ये कौन सा जस्टिस है? ये इस तरीके से जब आप हमारे जो जब नैरेटिव लिखे जाते हैं, तो नैरेटिव को छुपाया जाता है, अपने को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। मीडिया इतना अगर सतर्क होता, बात दूसरी होती। मीडिया ने वही लिया जो कि उसको पेश किया गया, जो ऑफिशियल जो जो आया, लेटर आया, उसको उन्होंने छाप दिया। तो ये सारा का सारा हमारे साथ चल रहा है। और जब मैंने अपना नैरेटिव से पहले शुरू किया चाइना का, चाइना की बात की, देखी चाइना तगड़ा हो गया। सन 62 में वही हुआ, आपने अपनी आर्मी तैयार ही नहीं की, क्योंकि आप तो बिना आर्मी के काम चलाना चाहते थे, और गोवा में आपने छोटा सा ऑपरेशन किया, आपको जीत हासिल हो गई, आपने सोचा हम यही काफी हैं। और जब आपको पता चला कि आर्मी पूरी नहीं पड़ रही, एयरफोर्स को नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि चाइना आएगा और सारे देश में बॉम्बिंग कर देगा। किसी को यह भी नहीं पता था
कि पूरे चाइना में 4 जहाज थे, उनका भी रेंज तेजपुर से आगे नहीं था, उनको भी फ्यूल की प्रॉब्लम थी। और ये देखिए हालत थी हमारी। हमारी जी जी लीडरशिप को इतने अंधकार में थे कि क्या पॉलिसी लिखेंगे, क्या डॉक्ट्रिन लिखेंगे, उनको कुछ पता नहीं। हाँ, लोकल पॉलिटिक्स में एक पार्टी से दूसरी पार्टी, उसको हराया, वहां वोट लिया, वहां बड़े चतुर हैं। वो चतुराई को मैं दाद देता हूं, उनको गोल्ड मेडल मिल सकता है। पर देश के हित की बात आती है तो वो कुछ नहीं। हर जगह हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जो पिछले 6-7 साल में जो अब ये प्रॉब्लम दूर होने लगी है, तो जिन जिनको नुकसान हो रहा है, जो पुरानी नीतियों से फायदा उठाते थे, अब वो खफा हो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिसी हो, हर एक चीज के ऊपर। तो जो आप कह रही हैं, नैरेटिव की बात कर रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर उसको ठीक करने के लिए हम सबको एक नए सिरे से डॉक्ट्रिनल पेपर लिखना पड़ेगा, व्हाइट पेपर, भारतीय सिक्योरिटी के ऊपर और इवन डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के ऊपर। मेरी डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी की? क्या इंडिया डेमोक्रेटिक मेथड से चल रहा है? मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूंगा इसमें बहुत खामियां हैं, मैं और खामियां पूरी करना चाहता जी जी सर, बिल्कुल आपने हूँ। जी। यस जी जी, सर। बोलिए बोलिए मनीषा, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर ने जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, वास्तव में उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जी पारिजात सर, जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी, ये सौभाग्य है आज हमारा प्रफुल्ल जी कि आप हमारे साथ हैं। रेडियो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है आज आपकी उपस्थिति से। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से साफ बात आप करते हैं, मुझे तो लगता है कि वो एक सीधा संदेश है उन उस नई पीढ़ी के लिए जो आज हमारे सामने है, जिसे अंधकार में रखा गया है पिछले 70 सालों में। आप जैसे सैन्य नायक आज युवा पीढ़ी के नायक हैं, क्योंकि वो जो बताएंगे, वो जो बता रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। वो एक सच है जो उन्होंने जिया है। मुझे बहुत हैरानी है कि आप जो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है, जो सच है मैं मानता हूं, लेकिन मैं इस बात को दोबारा सुनना चाहता हूं, जिसमें यह आपसे मेरा अनुरोध है कि मणिपुर हो, असम हो, कश्मीर हो या केरल हो, जो आपने कहा मुझे साफ जाहिर हो रहा है आपकी बात से कि देश के जो सत्ता चलाने वाले लोग थे, उनका भी कहीं ना कहीं इन समस्याओं के पीछे हाथ रहा है। उन्होंने भी इसकी एक जिम्मेदारी निभाई है, जो आज विषबेल उग के आई है, जिसके कांटे हम लोगों को चुभ रहे हैं, ये उन लोगों ने लगाई है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपने जब लोकल पॉलिटिक्स होती है, अब आप जाते हैं नक्सलाइट्स को आप की बात करते हैं, क्या नक्सलाइट का ये बाहर से पैराशूट से उतरे हैं? यही वही है जो लो लेवल ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स के हैं, आपके एमएलए को इलेक्शन जिताते हैं। पर हमारा नक्सल का जो प्रॉब्लम है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भारत की सोसाइटी का प्रॉब्लम है, उसको दूर करना चाहिए। उसके लिए कोई मिलिट्री एक्शन पूरा नहीं होता। मिलिट्री एक्शन इनिशियल एक्शन होता है कि आप आगजनी को रोकिए, पर आपको सोसाइटी के उन प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा। अब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्टेट लेवल पॉलिटिक्स आ जाती है, पॉलिटिकल बॉडीज आ जाती हैं। वो आपको अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो कहते हैं हमें तो अलग अलग पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट अलग है, बीएसपी, बीजेपी और सारे जितने भी एपी जेपी जो भी पार्टीज हैं, सब अलग अलग हैं। और बाद में अलग अलग का मतलब पार्टीज अलग है, पर लोग आपस में लेन देन करते रहते हैं। आज मैं यहाँ फेडअप हो गया, वहां चला जाऊंगा, वहां पैसे नहीं मिले, यहाँ जाऊंगा, यहाँ औधा नहीं मिला, उधर चला गया। तो कौन सीरियस है? कोई सीरियस नहीं है। सिर्फ देश सीरियस है, देश का झंडा है, वो सीरियस है, वही एक चीज है मेरे आगे। और कोई पॉलिटिकल पार्टी मायने नहीं रखती। ये सब आना जाना है। ये हाथ का मैल है, ये निकल जाएगा। जी तो जी इसीलिए हमको चिंता करनी है देश की। अब देश को चिंता करने के लिए सबको मिलके बैठ के जो डॉक्ट्रिन लिखनी होगी, उसमें सिक्योरिटी का मतलब क्या है। जब रैंड कॉर्पोरेशन ने पेपर लिखा था 1995 में कि भारत के पास में सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन ही नहीं थी, टिल 1947 से 1995 तक पूरी पार्लियामेंट हिल गई थी। आर्मी नेवी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर को बोला गया जल्दी जल्दी डॉक्ट्रिन लिखो। मेरे को पता था, मैं वही था। वो थके थके लोग, कोई अपना नोट्स उतार के लिख रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने को धूल झोंकने की, आंख में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं। अब शायद क्योंकि अब जो मामला चेंज हुआ है पिछले 7-8 साल में, 9 साल में, अब मैं देख रहा हूं
जो चीज होनी चाहिए थी वो आज से 45 साल पहले, 50 साल पहले होनी चाहिए थी, जो अब हो रही। ये जो चीज है, पैर, मैं तो ये कहता हूं देर आए दुरुस्त आए, शुक्र कुछ तो हो रहा है, ये हमारे को खुशी है। तो अब हम चाहते हैं कि अब हम इसको सारे यूथ और सारे लोग मिलके अब देश को आगे ले जाने की बात करें। तो ये, और अभी भी हमने आपस में लड़ते रहे, उलझते रहे, तो इस यही उलझन बात चली जाएगी। सारी मीडिया लगी हुई है, कोई औरत पाकिस्तान चली गई है, पाकिस्तान से औरत यहाँ आ गई, सुबह से लेके शाम तक आपको ये नहीं प्रॉब्लम कि चाइना का क्या हो रहा है, कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इनको लेके बैठे हुए हैं, या किसी का मर्डर हो जाता है, या कोई स्लीपिंग पिल खा के मर जाती है, वो उस एक्ट्रेस के बारे में सारी टीवी बैठी हुई है। अब आप बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो रहा है इन चीजों पे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। मैं आपको, अ, ये मनीषा जी, सिंपल बस सी एक बात है। एक छोटी सी बात करके प्रफुल्ल जी से फिर मैं आपके पास आपको कहूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिए। प्रफुल्ल जी, जैसा कि आपने कहा, आपने देश के नौजवानों का आह्वान किया कि वो आए, आगे बढ़ाएं देश को अपने जज्बे के साथ, लेकिन इन लोगों को आप जैसे बुजुर्ग और फॉरएवर यंग देशभक्तों की आवश्यकता है कि आप उन्हें प्रतिनिधित्व दें, आप उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें आगे बढ़ाएं अपने 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 शब्दों से, अपने आवाज के जादू से, अपनी जिंदगी में जो आपने अर्जित किया है, जो अनुभव जिया है सेना में रहकर और सेना के बाद आज जो आप देख रहे हैं देश की स्थिति, उससे जो आपको समझ आया है उसको शेयर करने की आवश्यकता है। अभी अभी आपने बात की, मीडिया में बात हो रही है अंजू की, बात हो रही है सीमा हैदर की, बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने मुझे याद आ गया कि एक बहुत बड़ी जरूरत है देश की, मीडिया के एक निकम्मा लुच्चा मीडिया हिंदुस्तान के सिर पर काबिज है, चुने हुए सेलेक्टिव अप्रोच के साथ में फेक नैरेटिव तैयार किए जाते, जो सब्जेक्ट रखा है मनीषा जी ने, बिल्कुल उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस मीडिया का। मीडिया के लिए आप क्या कहेंगे, इसको कैसे सुधारा जाए, आप क्या? देखिए ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, मीडिया को मैं इसलिए जानता हूँ आप बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मैं जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्पोक्स पर्सन था 2 टेन्योर, 1988 88 से लेकर 94 तक 2 टेन्योर जी। में मैंने पूरी मीडिया को हैंडल किया है। एक वाह। साथ 90 मीडिया पर्सन को मैं सियाचिन ले जाता था, मालदीव ले जी गया, सब जगह मुझे अंदर का पता है मीडिया कैसे चलती है। मीडिया में जी जी बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, जिसको जी। जिसको आप सोने में तोल सकते हैं, वैसे लोग हैं। मैं, अरे पर अरे उनको आप, ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, और ऐसे भी लोग हैं जिनको पता होते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई खास बड़ा एजेंडा उनके सिर पे बैठा है। अब क्या एजेंडा है, साम दाम दंड भेद की बात आप खुद ही जानते हैं, मुझे ये नहीं जी पता, पर ये है ऐसा। तो मैं हैरान हूं कि जान के भी अनजान बनते हैं। तो हमारे पास मीडिया के जो चतुर मीडिया वाले की कमी नहीं है, पर क्वेश्चन ये है, हमारे पास वो जो दिल के अंदर जो ठेस होती है देश के लिए, वैसे लोगों की जरूरत है। चाहे वो इतना अक्लमंद हो भी ना, पर ही हैज टू फील द पेन फॉर द कंट्री, वो बात हमारे को चाहिए, तब बात बनती है। देखिए, इस अब आपकी माँ चाहे कैसी भी हो, माँ माँ होती है। देश आपका है, आपको देश को उठाना है, तो आपको इन सब से, और ये पॉलिटिकल पार्टी जितना भी, और दो चीजों से डिवाइड हुआ है देश। मैं आपको सबसे बताऊं, सबसे बड़ी चीज है रिलीजन। रिलीजन जो है बिगेस्ट डिविसिव फैक्टर होता है। रिलीजन से ज्यादा डिवाइड कोई नहीं कर सकता, रिलीजन से ज्यादा हेट्रेड कोई नहीं फैला सकता। सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा विधवाएं, सबसे ज्यादा लड़ाइयां, सबसे ज्यादा उत्पीड़न रिलीजन ने पैदा किया है दुनिया में अभी तक। तो रिलीजन ये है। और पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर है, वो तभी लीडर बनता है जब उसको लोगों का वोट मिले, और लोगों को अपनी तरफ करने का सबसे बड़ा तरीका है, आप रिलीजियस एंगल ले आइए। चाहे हिंदू मुस्लिम लाइए, चाहे शिया सुन्नी लाइए, चाहे प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक लाइए, चाहे हिंदू खालिस्तान लाइए, जो करिए, पर आप जहां पे आपने भीड़ को डिवाइड कर दिया, आधी भीड़ आपकी हो गई, बस आपने वोट जीत लिया। लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि वोट हमारे को मिल जाए, बाकी ऐसी ही तय। तो ये बात है, जब तक हम इस फीलिंग से ऊपर नहीं उठेंगे, और जब तक मीडिया इस बात को नहीं सफा करेगा कि हमारे को अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को
दूसरे एंगल दोबारा देखना होगा, हमारे को इलेक्टोरल प्रोसेस में चेंजेस लाने होंगे, इलेक्शन कैसे होता है। अभी तक मेरे को कोई भी नहीं समझा पाया कि एमएलए कैसे खरीदे जाते हैं। ये जो खरीदे जाते हैं कैसे खरीदे जाते हैं? जब मैं कांग्रेस पार्टी में सिलेक्ट हो गया तो मैं बीजेपी का कैसे बन जाता हूं, चाहे मेरे को 45-100 करोड़ रुपए मिल जाए, पर मेरे रिकॉर्ड में तो कांग्रेस लिखा हुआ है, वहां कौन चेंज करता है? फिर तो उन्होंने कहा तरीका ही ऐसा है, आप तरीका को ठीक नहीं होने देते। आप देख लो, चाहे ट्राई कर लीजिए ये पॉइंट पार्लियामेंट में रेज करने के, कोई भी आपका साथ नहीं दे। क्यों? पैसे नहीं बनेंगे, सारी की सारी गेम दर का, बिल्कुल दर का बिल्कुल गेम। बिल्कुल। इसीलिए आपको एमएलए हर वक्त छुपाने पड़ेंगे होटलों में, रिजॉर्ट्स में, एवरी टाइम दिस हैपेंस। और आप बड़े मेरे को अभी तक नहीं समझ आई बात कि मैं कैलकाटा का टिकट लेके बॉम्बे की ट्रेन में कैसे बैठ सकता हूँ। जी जी, मनीषा जी जी प्लीज सर। कंटिन्यू। जी जी सर, थैंक यू। सर जैसे आपने लोकतंत्र की बात की, तो लोकतंत्र की जो तस्वीर मुझे दिखती है, तो वो एक कवि ने कहा है, और मैं बड़ा उसे कोट करना चाहूंगी यहाँ पर, कि भैंसों को वोट देने का अधिकार मिल गया है और चरवाहों की बनाई है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति है। लोकतंत्र है क्या ये कोई जानता नहीं, और भीड़ तंत्र में ये बदला हुआ है। और इसी के कारण सर जो मेरा एक क्वेश्चन आता है इसी में, कि अल्पसंख्यकों के नाम पर जो एक अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है ये राजनीति में, सारा जो मैं देखती हूँ कि जो ज्यादा जो भ्रष्टाचार है या जो ज्यादा बुरी हालत है हमारे देश की, वो इसी अपीजमेंट पॉलिसी की है। जैसे सर आप बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन एक पॉलिसी होनी चाहिए। एक क्लास में भी हम बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं, समाज है वो, कोई डिपार्टमेंट हो, आर्मी से है आप, तो डिसिप्लिन आपसे ज्यादा कौन जानता होगा सर। लेकिन ये समाज में जो डिसिप्लिन की जो कमी है, तो उससे कोई चरित्र ही नहीं बनता, ना नेता का ना जनता का। जी सर। नहीं, वो नहीं बनता, वो तो आप ठीक कह रही हैं, पर करना क्या चाहिए? मैं तो आपसे जी सर। पूछूंगा कि आपका सुझाव क्या होगा? फ्रॉम द मीडिया क्या सुझाव आएगा? जी सर, मैं तो मेरी तरफ से तो यही है कि हर इंसान आज के जमाने में, यदि मैं कहूँ तो, जैसे हम कहते हैं पेड मीडिया, तो हर इंसान को जागरूक बनना होगा। और जो सबसे बड़ी जो बात आती है, जो हमारी जो शिक्षा नीति है, जो सिर्फ एक डिग्री होल्डर बनकर रह गई है, तो हमें एक जन जागरण की जरूरत है। जो मैं कहना बिल्कुल, चाहती हूँ, वो आप किसी भी बिल्कुल लेवल ठीक पे कह हो, रही हैं, प्रारंभिक स्तर बिल्कुल से ठीक है। बच्चे की परवरिश हो ऐसी। आप हमारे मुंह की बात छीन रही हैं, एब्सोल्युटली यही चीज है। ट्रेनिंग होती है, फैमिली के घर से शुरू होती है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, एनसीसी जब कंपलसरी होती थी, कंपलसरी का मतलब जब लड़का एनसीसी में जाता था, पता क्या होता था? वो वो जो लोकल इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो जो लोकल इलेक्शन होते हैं म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के, जो कॉलेजेस के लड़के जिसमें जाते हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। 90% ऑफ एनसीसी बॉयज नेवर टुक पार्ट इन दैट। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा एनसीसी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए नहीं किया। जब आप देखिए 1962-65 में सीनियर विंग एनसीसी का जो कैडेट होता था, वो बॉर्डर तक अपनी ट्रेन को, फौजी ट्रेन को एस्कॉर्ट करता था। एनसीसी कैडेट रिफ्यूजीज को एस्कॉर्ट करता था, जिसकी ड्यूटी लगती थी। अब किसकी लगेगी? क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व होते थे देश के लिए, देशभक्ति उनमें भरी होती थी। उसको दूर करने के लिए, क्यों दूर करना चाहता था, कौन करना चाहता था, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर आप एनसीसी दोबारा ले आए, आप कंपलसरी मत करिए, आप एनसीसी के लिए अलग मार्क्स दीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस में उसको ज्यादा बढ़ावा दीजिए, रिजर्वेशन दीजिए उसको, एनसीसी को। और एनसीसी के बाद, सीनियर विंग के बाद में, अगर अपने यूथ को आप कंपलसरी, जैसे उसका एक नया मैंने पेपर लिखा था, दैट यूथ डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ नेशन, अगर हम उस प्रोग्राम में डालें, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए अफसर वहां से जाएं, जवान वहां से जाएं, एनसीसी के बाद 2 साल और उनको लगाएं, आप देखेंगे कि आपके जो पूरी जो जनता आ रही है, वो डिफरेंट कैटेगरी की होगी। ये हाय हाय नारे नहीं लगेंगे, जेएनयू में टुकड़े होंगे, ये वो, ये सब, इन सबको फेंक दिया जाएगा बाहर। क्वेश्चन ये है, पर कोई होने नहीं देना चाहता। फिर क्या होगा? आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलेंगी, तो चलेंगी नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है। हमको देश के लिए जो जो जागरूकता होनी चाहिए, जिसको आग लगी होनी चाहिए, एक विद्यार्थी को ये बोलना चाहिए, तेरे द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पद्धरित इसे करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार।
तब एब्सोल्युटली भारत के प्रहरी बन के आप बात करिए, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम हो चाहे बाहर की प्रॉब्लम हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें समस्या है सिक्योरिटी की। जब तक आपका देश सिक्योर नहीं होगा कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। मेस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की और नीड यही कहती है कि हमारे को सबसे ज्यादा सिक्योर होना पड़ेगा। सिक्योरिटी सबसे पहली नीड होती है। एक आप ऐसी जगह पहुंच जाइए अपने बच्चों के साथ में जहां सिर पे छत नहीं है, भीषण बारिश हो रही है, सबसे पहले आप अपने फैमिली को सिक्योर करेंगे, छत लाएंगे, उनको गर्म जगह बैठाएंगे जहां पानी ना हो, जहां पे जानवर ना हमला कर रहे हो। ये इसको कहते हैं सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ी चीज है और हमको देश की सिक्योरिटी को देखने के लिए सबसे बड़ी उचित कदम उठाने पड़ेंगे, वही नहीं उठा रहे। तभी आप देख रहे हैं आपके बॉर्डर में से कश्मीर में चले आ रहे हैं, रोज आपके, आज भी कल भी मर गए आपके 3 सैनिक शहीद हो गए। कश्मीरी पंडित का क्या हुआ, अब मणिपुर में क्या हो रहा है, बाहर से आ रहे हैं, चाइना से बॉम्ब्स आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, चीन लोग, और वहां पे ड्रग्स बना रहे हैं, ड्रग्स भी हो रहा है, आर्म्स भी हो रहे हैं, तो क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। पर लोग उसको क्रिश्चियन हिंदू का फसाद देखे और छुपाना चाहते हैं ताकि कोई उन पर इन्वेस्टिगेशन ना करे। ये है गेम सारा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हैं, जागरूकता लाने के लिए हमें कदम उठाने होंगे और शायद 2-3 बार और आपके साथ बैठना होगा, चिंतन करना होगा, और ये सारी समस्याएं सेमिनार्स वगैरह में डिस्कस होनी चाहिए और व्हाइट पेपर लिखा जाना चाहिए ताकि एक ठोस, एक उचित कार्रवाई का एक हमारे को सूची मिल। जी 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 चाहे अम, वहां पे सजेस्ट जी करें, प्रधानमंत्री को प्रफुल्ल जी, सजेस्ट करें। जी 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 जी, सर। आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। परिवार के साथ देश को परिवार के रूप में देखा, जो कि होना चाहिए, यही सोच है। सनातन यही कहता है, विश्व को परिवार के रूप में देखता है। ये तो माँ भारती है, हमारी मातृभूमि है, ये तो पहले ही हमारा परिवार है। लेकिन देश में इतने साल तक, जो 70 सालों तक सत्ता लुलुप सत्ताधीश बैठे हुए थे, उन्होंने कभी इस दृष्टि से नहीं देखा इस देश को, न इस देश की जनता को। देश को भोगने के लिए देखा और इस देश की जनता को जमूरा बना करके उससे वोट लेने की कोशिशें करते रहे। आज आपने बात की है, सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी, जिस पर आप, मैं आपके विशेष विचारों को लेना चाहूंगा क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं। दो दुश्मन है, एक मरा हुआ गीदड़ है जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, एक नकली अजदहा है जिसे ड्रैगन के नाम से सिर्फ चाइना में ही जानते हैं। तो ऐसे देश को, जिसकी आपने बात की, जब 63-64 के वार हुए थे, इनके पास सिर्फ 4 जहाज थे। आपने कहा उस समय अगर हम ढंग से कोशिश करते तो ये दाग नहीं लगता जो हार का दाग लगा है आज हिंदुस्तान की सेना के ऊपर, हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर। तो इन दो दुश्मनों से, एक मरा हुआ और एक भोंकता हुआ जो दुश्मन है, चीन और पाकिस्तान, इनके लिए सुरक्षा का आप क्या विकल्प देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, मेरा सबसे बड़ा विकल्प है, जब आप इस बात की समस्या की बात करते हैं तो जो चीन की बात कर रहे थे, जब चीन की फौजें आगे बढ़ रही थी, आपको एयरफोर्स की जरूरत पड़ी। जी चीन की फौजें इसलिए आगे बढ़ रही थी, आपकी फौज के पास में सामान नहीं था, आप तैयार ही नहीं थे, आपके पास में कपड़े ही नहीं थे लड़ा। तो आपने कहा अपनी एयरफोर्स को लगा के उनको रोकिए तो सही। वो आ गए थे घाटी से घुस के, पुलों से चल के। अगर हमारे पास 6 स्क्वाड्रन थे उस समय, 6 इंटू आप रफली लगा लिए 20, 118 जहाज, 112 जहाज थे। पर आपने क्या किया, आपने उनको पंजाब और दिल्ली भेज दिया, मारे डर के कि कहीं चाइना हमारे सारी सिटीज पे बॉम्बिंग ना कर दे। ये जो गलती उठाई, क्यों उठाई? कि हमारे को ज्ञान नहीं था। सबसे पहली बात है, जब आपको ज्ञान हो, डॉक्ट्रिन हो, करेक्ट आदमी करेक्ट डिसीजन लेने की जगह बैठे, तब बात बनती है। सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट को आप बैठा दो कि भैया वो एमए इन संस्कृत है, आप उसको स्टील एंड माइनिंग दे दो, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो चीज है, जी मिनिस्टर हो चाहे कोई, एक तो चीज आप सही से बंदे को बैठाइए, और फिर आपको अपने देश की प्रोग्रेस के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेस कहाँ है। सबसे बड़ी वीकनेस थी हमारी, हम स्वावलंबी नहीं थे। स्वावलंबिता का मतलब है, हम स्वावलंबी नहीं थे डिफेंस में। हम एक कुछ नहीं बनाते थे, बाय द वे उस टाइम भी कुछ नहीं बनाते थे, इतने साल निकल गए। अब राइफल की फैक्ट्री पड़ी है ढंग की,
जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगाई है अमेठी में। इतने साल बाद जो राइफल वगैरह थी उससे फौज ना खुश, ना हम टैंक बना रहे हैं, ना तोप बना रहे हैं, ना तोप का गोले बना रहे हैं। कारगिल में वही तोप के गोलों की कमी हुई थी, सोने के भाव खरीद के आए थे हम। तो ये सारी की सारी चीजें, स्वावलंबिता जब नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। स्वावलंबी क्यों नहीं है? आपने अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने दी। आपकी लोकल इंडस्ट्री जो तगड़ी नहीं होगी तो डिफेंस इंडस्ट्री तगड़ी नहीं होगी। आपको पूछना चाहिए आपकी लोकल इंडस्ट्री क्यों नहीं तगड़ी, क्यों नहीं आप टैंक ग्रेड मेटल बनाते, इंजन इंजन कोई नहीं बनाते। हम क्यों नहीं बनाते? कि हमने कभी इस बात पे चिंतन ही नहीं किया कि डिफेंस नाम की भी कोई चीज होती है। अजी देखिए, हम तो महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के देश हैं, हम तो कभी हमला करते ही नहीं किसी पे, अजी हम शांति प्रिय देश है। ये क्या बातें हैं? ये तो इस बात में रोना आता है, सुन सुन के रोना आता है। ऐसा कभी बहुत कोई दुख की कहता है? आपको अश्वमेध यज्ञ की बात सोचनी चाहिए कि आप ये बात सोच रहे हो। तो ये वाह जो वाह चीज है, वाह वाह तो वाह। ये जो चीज है, ये हमारे को बहुत साल तक पीछे लेगी। और इसीलिए सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि हमको अपनी डॉक्ट्रिन ठीक करनी पड़ेगी, स्वावलंबिता की तरफ कदम उठाने पड़ेंगे, जो अब उठा रहे हैं। अब जो प्रेजेंट रिजीम ने कदम लिए हैं बड़े सराहनीय हैं। हमें सिर्फ 6-7 साल इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। सबमरीन अब बनानी शुरू की हैं, एयरक्राफ्ट बनाने शुरू किए। तेजस देखिए, वही तेजस जिसको होक्स बोलते थे, जब मैं साउथ ब्लॉक में था तो बोलते थे, मीडिया में आता था होक्स है। मिस्टर अरुणाचलम उसके बारे में बोलते थे तो लोग कहते थे अरुणाचलम इज अ होक्स। ये सारी की सारी चीजें अब सब निकल गई। अब देखिए सामने सामने आप बिल्कुल तेजस लोग मांग रहे हैं, ब्रह्मोस लोग मांग रहे हैं, पर ब्रह्मोस में को हमने अपना बनाना है। अभी रशिया के साथ बना रहे हैं, अब प्योर इंडियन का बनना। तेजस प्योर इंडिया का होगा। और जब प्योर इंडिया का जहाज बना था एक बार, HF-24, जिसको मैंने उड़ाया था 6-7 साल, वो जहाज मैक 2.6 था, अभी भी सुखोइज और रफेल से फास्टर होता था, पर उसका इंजन नहीं था, इसलिए उसकी स्पीड नहीं थी। और इसलिए इंजन क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे को जो डिफेंस सप्लाई करती थी कंट्रीज, उन्होंने हमारे हाथ मरोड़े। अगर आपने अपना ये जहाज तैयार किया, आपको हम हमारी इतनी कमजोरी थी कि हमारे डर के हमने उसको घास पे रख दिया, क्योंकि हमारे बाकी सप्लाई रुक जाएगी। आपकी सप्लाई तो रुकेगी, आप खुद क्यों नहीं बना रहे? जिस दिन आपकी मदर घर में खाना नहीं बनाएगी और पड़ोसियों से खाना आएगा, उस दिन आपके भूखे मरने के टाइम आ जाएगा। तो यही बात होती है। तो ये सब स्वावलंबिता के लिए हमारे को पॉलिसी चेंज करनी होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। आप खुद देखेंगे आपकी फॉरेन पॉलिसी बदल जाएगी। अब रशिया को, हमारे को G7 में बोला कि आप, प्राइम मिनिस्टर को बोला रशिया पे सैंक्शन पे साइन करिए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? अब लोगों को पता चल गया है कि आप भारत को कह के नहीं करा सकते। हमने डिसाइड किया, नहीं किया, हम नहीं सैंक्शन करेंगे। हाँ, रशिया को हम सलाह देंगे कि आप लड़ाई मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। तो जो कदम उठाए, ये होती है बात। जी ये कौन बिल्कुल। करने को तैयार? तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है, मैं सबसे पहले यही कहूंगा, जागरूकता आनी चाहिए और सबको देश प्रेम की तरफ आपको स्टूडेंट को लाना होगा। आपको बताना होगा कि ये झंडा है, ये आपका खुदा है, भगवान है ये तिरंगा, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको तिरंगा ही आपका भगवान है, फिर आप देखिए आपके हनुमान और जितने भी भगवान है, सब आपको आशीर्वाद देंगे कि ये बात हुई है। तो ये जो सब बहुत चीज है, बहुत बढ़िया। देश के राजनीतिज्ञों को आप जैसे सेना नायकों से देशभक्ति सीखने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा, अभी आपने बात की, हमारे हमारे देश को अपने सैन्य उपकरण बनाने चाहिए, जो किसी शुरुआत भी हो गई है पिछले 9 सालों में, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं। मैं कहूंगा कि एक और हमारा सैन्य विमान है जिसका नाम है मिग। मिग के साथ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। ये क्या राज है, ये समझ में नहीं आता। अगर ये पुराना हो चुका है तो इसे अलविदा क्यों नहीं कर दिया जाता? इसी तरह से राफेल आया है, इस पर बहुत सारा विवाद क्यों हुआ, जबकि माना जाता है कि ये तो बहुत अच्छा उच्च स्तरीय वो एक विमान है जो भारतीय सेना को मजबूत कर रहा है। इन दोनों पर आपका विचार आमंत्रित करूंगा।
देखिए, सबसे पहले है मिग। मिग सिर्फ एक जहाज नहीं है, मिग 21 की बात कर रहे हैं आप। हमारे पास मिग 21 है, हमारे पास मिग 23 है, मिग 27, ये सब अब वो भी पुराने हो गए। मिग 29 है। तो ये जहाज हमारे पास जो मिग सीरीज है, और सुखोई अलग है। सुखोई 7 पहले होता था, अब सुखोई हमारे पास MKI है। ये सुखोई 30 ये अलग जहाज है। पर मिग की जो बात कर रहे हैं, जब हमने मिग खरीदा 1962-63 में, चाइना ने भी खरीदा। पर चाइना ने स्वावलंबिता की तरफ कदम उठाया। जब रशिया ने उसका हाथ मरोड़ने की कोशिश की, चाइना ने उसको ठेंगा दिखाया। चाइना ने कहा तुम जो मर्जी करना है कर लो, अपनी जो 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 भी पॉलिसी वॉलिसी की बात करते हो हम अपना बनाएंगे। उन्होंने F7M बना दिया, जिसको पाकिस्तान को दिया, बर्मा म्यांमार को दिया, श्रीलंका को दिया, बांग्लादेश को दिया, सारी दुनिया को दिया उसने वही जहाज, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तुम्हारे को मिग 21 में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई क्योंकि आपने अपना नहीं बनाया और चाइना रशिया ने आपको बनाने नहीं दिया। आप रशिया से इतना डरते थे क्योंकि आप स्वावलंबी नहीं थे और आपको जरूरत से ज्यादा डर लगता था, तो आप पछतावा हुआ। पर इस गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है, मिग 21 को हटा दिया है। आपको बता दूं, अब मिग 21 हमारी जो फ्लाई नहीं कर रहा, अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है एब्सोल्युटली। तो ये बहुत वो जो घटना, बहुत जी जी। राफेल के बारे में एक कमेंट चाहूंगा आपके माध्यम से, आपकी वाणी से। देखिए राफेल, जी अब आपके पास में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। 42 स्क्वाड्रन, मेरे हिसाब से 45 होने चाहिए, पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई 42। ठीक है, 42 और जहाज और 18, एक स्क्वाड्रन में 18 होते हैं, 42 इंटू 18 कर ली। अब पर आपके पास रह गए हैं लेस देन 30 स्क्वाड्रन, क्योंकि आप बनाते तो हो नहीं, पुराने होते गए, निकलते गए निकलते गए निकलते गए। आपके सारे हंटर, नैट, कैनबेरा, मिग 21 ये सब चले गए, जैगुआर जाने वाले हैं। तो आपके पास रह गए हैं अब मुश्किल 12 स्क्वाड्रंस की कमी है। 12 स्क्वाड्रंस की कमी है और आपके पास 2 फ्रंट्स हैं। चाइना के पास 200 स्क्वाड्रंस हैं, मैं फिर बोल रहा हूं 200 स्क्वाड्रंस हैं, और पाकिस्तान के पास 20 स्क्वाड्रंस हैं। 220 स्क्वाड्रंस के खिलाफ आप अपने 30 स्क्वाड्रंस को लगाओगे, कैसे होगा? आपको एकदम से एक जहाज चाहिए जिस तरीके से हो कि एटलीस्ट आपका इनिशियल आपका पानी तो रुके, जो भर रहा है आपका घर। तो आपको रफाल लेने पड़े। आपने एक वो स्वयंवर जिसको कहते हैं वो रचा, सारे जहाज आए जहाज, उनकी सबका कंपटीशन हुआ, और जिस जिस थे उसमें आपका रफाल बड़ा उत्तीर्ण हुआ। हमारे पायलट सबने फ्लाई किया, सबने देखा बेस्ट जहाज है और वो लिया। फ्रांस ने कहा आप ले रहे हो हमारा रफाल। बाय द वे, फ्रांस के ने हमें 4 जहाज दिए हैं एक ही कंपनी के। सबसे पहले 54 में तूफानी दिया था, ओरेगॉन, जिसको नेहरू जी ने नाम तूफानी रखा था। फिर दिया मिस 65-71 से 61 की लड़ाई में लड़ा। फिर उसके बाद दिया मिराज, उसके बाद दिया रफाल। तो एक ही कंपनी के 4 जहाज आए हैं। तो फ्रांस के साथ में अब उन्होंने कहा हम आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे। फ्रांस हमारे को इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी दे रहा है। मिग 21 क्योंकि हमने नया नहीं बनाया, क्योंकि हमारा पुराना हो रहा है। पुरानी आप कोई भी चीज हो, अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इंजन नहीं रिप्लेस करेंगे, नया नहीं करेंगे, तो अब आपके पास में और ऑटोमेटिकली आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो होगा वो घटता जाएगा। आपका फिर फेलियर जल्दी होगा, आपका वर्कशॉप में जल्दी जल्दी जहाज जाएगा। तो एयरक्राफ्ट का हवा में अगर कुछ हो जाता है, कुछ टेक्नोलॉजी, तो कोई पायलट बाहर निकल के ठीक तो कर नहीं सकता, वो क्रैश होने की नौबत में आ जाता है और उसमें पायलट की भी जान जा सकती है। इसीलिए ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रफाल जो है वो बहुत उम्दा जहाज है। उसको पर जो उसके पर जो पॉलिटिकल पॉइंट रेज किए जा रहे हैं वो सब मीनिंगलेस है, और उसके बाद कोई मतलब नहीं है कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं, और उसको क्या करना चाहिए था, हमने भी किया था। वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो जिसको कहते हैं जो जो फायदा उठा रहे हैं, कि आपका नाम हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए, ये डिसीजन हमारा भी था। बेसिकली झगड़ा वो है। झगड़ा ये नहीं कि डिसीजन गलत है, झगड़ा वो है कि आप ही सिर्फ थोड़ी है, हमने भी ये सोचा था। कहने का मतलब है तो हमारे को कहना चाहिए अच्छा भैया तुमने भी सोचा था, अब चुप भी तो रहो, बात ही खत्म। तो ये है, तो ये चीजें हैं।
जी। और स्वावलंबिता की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंजन की। इंजन आपको देखिए, कहने को तो हम स्टील में हमारी पास 5-5 बोकारो, ये रूरकेला हर जगह था ये, अभी तक आप ढंग का स्टील जो नहीं बनाते जिसकी आपको जरूरत है। इंजन ग्रेड मेटल, टैंक ग्रेड मेटल, वो जो है आर्टिलरी गन ग्रेड मेटल, वो चाहिए आपको, फिर बनेगी बात। वो सब आपके बाहर से आते हैं। तो ये होता है, आप सामान बना रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है एक्सपोर्ट से, अब आना शुरू हुआ है, पर जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है जिससे आपकी रण मैदान में जीत होगी, वो बात नहीं आ रही है अभी भी उस सामान को आप बाहर से ला रहे हो, पर पैसा आपके पास आ रहा है। वायरलेस का इक्विपमेंट बना लिया, लेंस बना लिए, प्रिज्म बना लिए, ये ठीक है, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही है, वो तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पर जीत नहीं आएगी उससे। जीत तो तब आएगी एक आपका इंजन बनेगा, आपका एम्यूनिशन बनेगा, आपका टैंक बनेगा, टैंक आर्टिलरी गन बनेगी। ये जो चीज है, ये इसके लिए आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा देश पे खर्चा होता है डिफेंस पे, तभी डिफेंस पे सबसे ज्यादा, और आपके पास जिसको कहते हैं स्कैंडल्स होते हैं। क्यों स्कैंडल्स होते हैं? कि आपको बेचने वाले आएंगे 6 और आप उनमें से एक को फेवर करेंगे, जिसको फेवर करेंगे वो आपको फेवर करेंगे, तो बात सारी स्कैंडल वहां पे शुरू। अब उसके ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन है वो पूछिए मेरे से, तो मैं आपको जवाब। जी जी सर। जी जी सर। मनीषा प्लीज। जी जी सर, मेरा जो प्रश्न है सर, जैसे अभी मैं आप दोनों को सुन रही थी, तो उसमें ये आया कि जैसे वास्तव में भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शाइन कर रहा है, चमक रहा है, उसकी जो प्रेस्टीज है वो बढ़ रही है, लेकिन जो घर है अपने अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया को जो है इस तरह से जो डाउन किया जा रहा है, और मैं उसी बात पर ही अपने मतलब लेकर चल रही हूँ नैरेटिव, कि एक जो बाहर जो हमें जो प्रेस्टीज मिल रही है, या जो आपने कहा कि हम रशिया के सामने झुके नहीं, हमने अपना, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो हमने अपना स्टैंड लिया हुआ है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमने अपना स्टैंड लिया हुआ है, हम अपने देश को आगे रखकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो टर्माइट हमें देश के अंदर से खोखला कर रही है, एक देश की चुनी हुई सरकार को कोई भी थ्रेट कर जाता है, कोई भी टॉम डिक हैरी एरा गैरा नत्थु खेरा जो जो छोट भैया नेते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए सर? मुझे ये जानना था कि आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बात करनी है मुझे सर। देखिए, सबसे पहले जो मैं मनीषा जी बता दूं, घर में जोगी जोगड़ा, बाहर में जोगी संत, वही बात है। तो एक तो उसकी मोबाइल वैल्यू नहीं होती, और घर में दूसरी बात है, आप वो इंटरनल सुरक्षा में जो जो खामियां हैं वो तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे हमारे को पैरामिड। देखिए, आपने अगर आपने ढंग से डॉक्ट्रिन नहीं लिखी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहाँ लगाएंगी आप? पैरामिलिट्री फोर्सेस को होम मिनिस्ट्री में रखा है और फौज को डिफेंस मिनिस्ट्री में रखा है। बॉर्डर पे दोनों फोर्सेस एक साथ होती हैं। अब चाइनीज अंदर आ रहे हैं, तो फिर अब कब कौन किसको कंट्रोल करेगा? ये चीजों में थोड़ी सी कमी आ रही है, आई थी, उसको ठीक किया जा रहा है। क्योंकि ठीक किया, क्योंकि ये हमारी पॉलिसीज हमने ठीक से नहीं लिखी, और फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री में तीनों सर्विसेज हेडक्वार्टर डिफेंस मिनिस्ट्री में होने चाहिए, क्यों बाहर रखे हैं? अलग क्यों है? 3 सर्विस क्वार्टर अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साथ में। इसका मतलब ये होता है तालमेल की कमी हो जाती है। तो तालमेल की कमी के कारण आपको जो समय बहुत बर्बाद होता है, और फिर जिस एक फोर्स को आपने होम मिनिस्ट्री में लगाया हुआ है, वो कहेगी जी हमसे बात मत करिए, होम मिनिस्ट्री से बात करिए। फौज को कहेंगे वो डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करिए। तो आपका ये जो सारा गेम है, हम होम मिनिस्ट्री में, हम डिफेंस मिनिस्ट्री में, ये इसमें समय बर्बाद होता है। तो एक तो ये बड़ी छोटी सी बात है, इसको तो ढंग से सीधा किया जा सकता है बात। और दूसरी ये है कि आपको जब तक बीच में फौज को किस तरीके से ढंग से ट्रीट करना है, कैसे फौज को रखना है। फौज को रखने का मतलब ये थोड़ी कि आप उनको सिर्फ सिंहासन पे बिठा के रखिए, नहीं। वो तो जमीन पे सोने में, वो तो 18 कितने कितने महीने तो वो बॉर्डर पे रहते हैं। 21 साल की सर्विस में 9 साल सिर्फ फैमिली के साथ रहता है,
11 साल बाहर रहता है, तो आप बताइए अगर आपको 9 साल 11 साल आपके बच्चों से ना मिलने दिया जाए, फैमिली के साथ ना रखा जाए, उसकी कीमत आप क्या लगाएंगे? कोई कीमत नहीं है इसकी, जी बिल्कुल। उसकी कोई कीमत नहीं है। तो जी जी इस राइट की कीमत क्या है? वो तो फौज को सिविल सिविल से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। जहां पे आप कंपैरिजन करते हैं और उनके ये बंद कर दो जी, उनका ये राशन बंद कर दो, उनका फौज को पहाड़ों में बॉर्डर में रहने के अलाउंस कम है, सिविलियन वहां जाता है उसका अलाउंस ज्यादा है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये जो है इरिटेंट्स होती है, पर बहुत ज्यादा इरिटेंट्स बनने लग जाती है, तो जिसको कहते हैं ना कि अनहैप्पीनेस फैलने लग जाती है। फौज डिमोरलाइज नहीं होती, फौज अनहैप्पी हो जाती है। फिर ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो माँ की रक्षा कर रहा है बेटा, जो घर को बचा रहा है, सबसे बड़ा उसका स्थान होता है। जो सब घर में खेती कर रहा है वो कर रहा है, पर जो रक्षा कर रहा है देश की, कि आपके घर में आपकी बहू बेटियों को कोई उठा के ना ले जाए, उसकी स्थान सबसे बड़ा होता है। ये हमको जानना और पहचानना चाहिए। इसको बचाने और पहचानने में अभी भी हमारे कई पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम आ रही है, और इसीलिए हमारे को ये उनको कभी अलाउंस की प्रॉब्लम आ जाती है फौज को। मतलब जिस देश में फौज को प्रॉब्लम है होगी उसके पेमेंट्स की और अलाउंस की, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है वो जो फौज लड़ सकती है, बाहर वाली फौज नहीं लड़ेगी। फिर आपको पता है क्या होता है, ये सिर्फ भारत की फौज है जो कि सबसे, अगर कोई देशभक्त है, अगर कोई भारत में रियल सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो है भारत की फौज। देखिए सारी जगह आपकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पे लड़ाई होती है। आप मेरे साथ एक राजपुताना राइफल के सेंटर चलिए, किसी बटालियन हेडक्वार्टर के मैं ले जाता हूँ आपको। वहां पे जितने धर्म होते हैं सिपाहियों के, अगर 4 धर्म के सिपाही हैं, सबके धर्म धार्मिक स्थल एक छत के अंदर होते हैं। आज मौलवी बीमार हो गया, पंडित पूजा करवाए, उनके मस्जिद के नियम करवाएगा। अगर पंडित बीमार हो गया तो रामनवमी की पूजा मौलवी करवाएगा। ये होता है। सारे कमांडिंग ऑफिसर, सारे अफसर हर जगह जाके सिर टेकते हैं। अगर कमांडिंग ऑफिसर से पूछिए आपका धर्म क्या है, कहेगा जो मेरे जवान का धर्म है। ये होती है बात, ये है करने का तरीका। पर आपकी सारी सियासत ही धर्म से चलती है, हिंदू मुसलमान पे चलती है, या जात पात पे चलेगी, या अगर सारी जातें खत्म हो जाती है तो जाट राजपूत पे चलने लग जाएगी, और कुछ नहीं, गुज्जर राजपूत पे चलने लग जाएगी। कहने का मतलब है आपको कोई डिफरेंस चाहिए तो आपको सियासत चलाने की, ये जो है इसको जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। आपका सबसे बड़ा जो बीमारी है वो यही है कि आप धार्मिक या जात पात को लाने की गवर्नमेंट में कोशिश करते हैं, और उसके हिसाब से आप वोट लेने की कोशिश करते हैं, वो आपको लेके डूब जाता ये जो आपने बताया सर, ये तो बिल्कुल एकदम से ना आई ओपनर है सबके लिए, और सबको सीखना चाहिए। बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि है। धर्म चलिए कहाँ स्टैंड करता है, देश कहाँ स्टैंड करता है, और कैसे बैलेंस करके चले अपनी लाइफ में। ये सारा तो बहुत ही एक इंस्पायरिंग मुझे लगता है हमारे ऑडियंस के लिए होने वाला है। सभी को जो भी सुनेगा इसे, तो एक बहुत बड़ा आपके लिए लेसन मिलने सिर्फ वाला है। आपका कंट्री ही आपका भगवान है, आपका देश आपका भगवान है और कोई नहीं। जब तक एक स्टूडेंट ये नहीं जेब में पर्ची लेके बैठेगा, यही प्रेयर लेके हर एक स्टूडेंट के जेब में होनी चाहिए कि मेरा भगवान मेरा देश है, बस फिनिश। देश और देश का सिंबल जो है वो मेरी है, और हर एक मंदिर के अंदर, हर एक मस्जिद, हर एक चर्च के अंदर ये भारत का नक्शा होना चाहिए, तब बात बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। क्या रास्ता बताया, क्या सुझाया आपने। ये है देशभक्ति का जज्बा। सलाम है आप। जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन सर मुझे एक बात यहाँ से कहना था कि मतलब जो आपकी बात है, लेकिन यदि हम देखते हैं कि जो राजनीति है या जो गवर्नमेंट है, स्पेशली मैं सरकार की बात करूंगी, तो हमारे जो आइकन्स है वो आप जैसे होने चाहिए। यानी कि पावर में आप जैसे लोग होने चाहिए, जो देश को एक नई दिशा दिखा सके लोगों को। क्योंकि जो आम जनता होती है ना, जो मुझे लगता है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही पब्लिक की पावर को, और ना ही मैं इंसल्ट कर रही, लेकिन जनता के लिए, एक एवरेज इंसान के लिए एक नायक होना बहुत जरूरी होता है।
बहुत जरूरी है, क्या जो बात आप कर। हार्ड ऑफ शीप भी होता है, भेड़ों के झुंड को यदि एक शेर जो है वो लीड करेगा तो उसका हाँ, रिजल्ट मैं अलग आप, ही नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल, बता रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। मैं सबसे ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, फौजी जो है वो, उसको आपको ये अब देशवासियों को कहना चाहिए कि जो बॉर्डर को संभाल रहे हैं, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। हमारे लीडर ठीक काम कर रहे हैं। देखिए आज आपके पास में जो लीडर आया है वो सारी दुनिया उसको देख रही है, अफ्रीका से लेके, मैं तो हर जगह जाता हूँ, मुझे पता है, लोग मुझसे पूछते हैं ये कैसे है, ये कैसे हो रहा है, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके कहते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ, जहां जी जहां मैं उनको बता सका मैंने बताया कि भाई देखो ऐसी बात है। हाँ, जी हम हर एक के, जो पॉलिटिशियन तरह तरह के आते हैं, लोग तरह तरह के होते हैं, फौजी भी तरह तरह के होंगे। तो हमारे को, हम खुशकिस्मत है कि जो हमारे को अब लीडरशिप मिली है वो हमारी कायम रहे, और हमको ये सदैव रास्ता दिखाती रहे। वो कंट्री सबसे बेस्ट होगी कि आपका जो 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 देश चलाने वाला है उसकी भूमिका एक बाप की होती है, और जी जो फौजी लड़ रहा है उसकी भूमिका होती है बेटे की, कि जी आप फादर का बेटा सरहद पे लड़ रहा है, और सबसे बड़ी चिंता है उसको जो वो है बैठा हुआ है। जब जब ये स्ट्राइक हो रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक, जब प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, क्या हालत थी उनकी, किस तरीके से वो वेट कर रहे थे, क्या कि ओह, आप पूछिए, नींद नहीं आ रही थी, ओहो, निवाला नहीं नीचे जाता था कि जब ओहो, तक जवान वापस ना आ जाए। जी जी ये जी होता है। जी जी तो जी हर एक लीडर होता है, उसकी भूमिका फादर की होनी चाहिए, और हर बिल्कुल एक नौजवान की भूमिका देश के सोल्जर की होनी चाहिए जो सरहद पे हो। ये जी रिलेशनशिप बनेगी, बात अपने आप बन जाएगी। आपको पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दो, वो कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा नहीं है, जिसका समझ नहीं है, वो वैसा करेगा। हमको जी वही चाहिए। पर देश के जो फौज है उसको सुरक्षा में पूरा संलग्न होना पड़ेगा, और हर एक हमारे स्टूडेंट को हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में सिक्योरिटी स्टडी नाम की एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे कि सबको पता चले फौज क्या होती है, वेपन क्या होता है, अटैक होता क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन का मतलब क्या है, साइबर का मतलब क्या, ये सब जी पता होना चाहिए। कैसे हमको असर पड़ता है, हमारी फौज को की कमी क्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछे वो सारे जी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए कि हम जी ऐसे कर सकते हैं, जी अपने आप ठीक हो जाए। हमको कोई ऐसी बात नहीं है, और डेमोक्रेसी ही फौज को चला सकती है। तभी कोई भी इस्लामिक कंट्री की फौज ठीक, तभी पाकिस्तान बैठ गया है, क्या है, कहीं नहीं है, सबसे नहीं करप्ट है फौज उनकी, बिल्कुल सबसे करप्ट जी फौज। और भगवान रामचंद्र जी के टाइम पे, कृष्ण भगवान के टाइम पे बड़ी अहम भूमिका होती थी फौज की। अशोका, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जितने हमारे जी देश जो थे, सब के सब फौज से काम चलाते थे। फौज जी नहीं हुकूमत करती थी, पर फौज को किस तरीके से चलाना है उन्हें पता था। ये जी पता होना चाहिए हमारे लीडर को कि फौज जो हमारे हाथ में है, कल देखिए बाढ़ आ जाती है, जब सब फेल हो जाते हैं तो फौज को बुलाते हैं। पुल क्या गिर बात गया, जब सब फेल हो गए तो फौज आई, 6 घंटे में खड़ा कर दिया। अब आप बताइए, कोई फौज जादूगर है? वो तो कोई है, वो क्या जब 10वीं क्लास पास, वही वही है रामबाण जवान। की तरह है, नौवीं जो तक भारतीय सेना है रामबाण की तरह है सर। टोटल, रामबाण जहाँ पर आप कोई भी प्रॉब्लम ला दीजिए, जब किसी से सॉल्व नहीं हो रही फौज करेगी। क्यों? क्योंकि फौज सिर्फ देश को जानती है, इसीलिए हाँ, करती है, जादूगर नहीं जी है। वो सिर्फ जी देश की, उनके मुंह में देश है सिर्फ, फॉर जी माई जी कंट्री, फॉर माई जी कंट्री, बस। यस अब आप कारगिल के हीरोज की बात करिए, बत्रा की बात करिए, आप उनकी बात करिए, ये दिल मांगे मोर का मतलब क्या था, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या, क्या किस तरीके से शहादत दी। उस वाह वो वो जब तक नहीं आपके बेटे में, आपके भाई में, आपके छोटे भतीजे में नहीं होगी, देश का उद्धार नहीं होगा। देश का जी उद्धार होगा उसी से, पर हमें वो चाहिए। तभी मैं जी कहता हूं, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गद्दा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। वाह वाह बिल्कुल सर। रश्मि रथी जी जी दिनकर सर। वाह बहुत बढ़िया सर बहुत बहुत अच्छा, और सर की बातों से लगता है कि शांति का द्वार भी शक्ति से ही निकलता है। तो सेना आपकी मजबूत है,
तो शांति तभी बनी रहेगी। बुद्ध बनने से पीस पहले युद्ध जरूरी होता है, जैसे बिल्कुल जैसे पीस कहे तो। पीस तभी आती है व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, क्योंकि यस। आपकी पीस कोई आने नहीं देगा दुश्मन। जहां आपने पीसफुली बैठे करेगा, तभी आपकी फौज को ताकतवर होना पड़ेगा, तब पीस आती है। जी जी बिल्कुल। जी सर, आपकी बात से ही मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन मैं पूछूं पारिजात सर, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। यहाँ से सर की बात से निकलता है एक और जो मुझे कमी दिखती है भारतीय समाज में, कि एक तो हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को, सरकार को एक सही है, जैसे सर ने कहा कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, पिता की भूमिका में होती है। लेकिन हम हर, यदि जवान बच्चे हैं तो जवान बच्चों का भी काम होता है कि वो अपने पिता को सपोर्ट करे। तो देश के जितने भी नागरिक हैं और जो सक्षम है, एक आयरोनिकल सिचुएशन हमारे देश में बन रही है सर, कि हर एक अपने आप को पिछड़ी जाति का बनना चाहता है। रिजर्वेशन वाली जो समस्या, मैं जानती हूँ ये बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट है, शायद हम सब बोल भी ना पाए उस पर इतना, लेकिन मैं इस बात को कोट करना चाहती थी कि जो हमारा चरित्र है, वो यहाँ पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना जो हमारी भारतीय संस्कृति में कभी हुआ करती थी, वो आज मिसिंग होता जा रहा है। तो सर उसके लिए आपने सेना का एग्जाम्पल दिया, और क्या कर सकते हैं सर वो जो सबसे बड़ी आत्मसम्मान की चीज है भावना को जागृत। आत्मसम्मान के लिए। मैंने कहा था, अगर आप एनसीसी के बाद वो जो 2 साल का जो आप मिलिट्री ट्रेनिंग, और वो मिलिट्री ट्रेनिंग आप मेरे पास पेपर पढ़ेंगे, सारे जो जो फौजी यूनिट्स हैं वो सहयोग दें इनको तैयार करने में, आप देखेंगे आपका आत्मसम्मान स्टूडेंट में कितना आने लग जाएगा। वो फिर कोई नहीं ये मांगेगा कि मैं रिजर्वेशन मांग रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन मांग रहा हूँ। उनको शर्म आएगी रिजर्वेशन मांगने में, उनको शर्म आएगी। और दूसरी बात है कि ये पुरानी पॉलिसीज है, इसको अब गवर्नमेंट किस तरीके से ठीक करती है, कैसे करती है, हमें समय बताएगा कैसे। पर मैं एक छोटा सा अपनी तरफ से सुझाव ये देता हूं कि सबसे बड़ी बात है, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो लिस्ट बनाएंगे, आप उन सेक्शंस के लोगों को, बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए शुरू से, वो करिए। पर बाद में उनकी जगह रिजर्व होगी ऑफिस में, वो नहीं करिए। आप शुरू से उनको फ्री एजुकेशन दीजिए, उनको सारे के सारी सहूलियतें दीजिए, वो दीजिए, उनको स्पोर्ट्स की सहूलियत दीजिए, फ्री एजुकेशन करिए। पर जब वो उनका एजुकेशन पूरी हो जाए, फिर वो लड़का ये ना कहे कि अब मेरे लिए जगह भी बड़ी रिजर्व होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समाधान आपने दिया। और बहुत जरूरी है कि आपकी आवाज देश के कर्णधारों के कान तक जाए। अ, हम बात कर रहे हैं एक अलग विषय की, जो कि देश का एक महत्वपूर्ण विषय। आज आप आ गए हैं तो हमें बहुत सारी देश की चिंताएं आज आपके सामने रखने की जरूरत महसूस हो रही है। एक चिंता यह है कि देश में बरसों से, सैकड़ों से, कई शताब्दियों से तथाकथित हिंदू मुस्लिम मिलके रह रहे हैं, तथाकथित भाई मिलके रह रहे हैं। देश में जो माइनॉरिटी है मुस्लिम्स की, या दूसरी मैं बात सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी की करूंगा, उसको सबसे अधिक दुनिया में कहीं अधिकार और सुविधाएं प्राप्त है तो वो भारत है। इस बात से वो भी इनकार नहीं करते। लेकिन देश के भीतर ही बहुत से लोग और देश के बाहर के भी कुछ लोग मिल करके इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटीज का, खासतौर से एक माइनॉरिटी का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। इस समस्या का क्या समाधान आप सुझाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग कहते जरूर हैं क्योंकि उनको कहने की फ्रीडम है, पर बाहर कोई नहीं मान रहा। मैं बाहर अच्छा। जा चुका हूँ, बाहर जी। कोई नहीं इस बात को मान रहा, बल्कि हंसी उड़ा रहे हैं। वो तो ये कहते अच्छा। हैं कि अगर इतने बात करते हैं कि अब यूरोप में जा रहे हैं जितने की ये जो रिफ्यूजी जा रहे हैं, ये सारे ये जो हैं, एक धर्म के रिफ्यूजीज क्यों जा रहे हैं? सारे अपने अपने धर्म अपनी कंट्री में क्यों नहीं जाते जहां से हैं, या उसी धर्म की दूसरी कंट्री में जाके, क्योंकि उनको डंडे पड़ेंगे, इसीलिए बिल्कुल तो बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। ये तो ये मामले तो सब ठीक हो जाएंगे। पर एक जी मैं बता दूं आपको बात कि जी मैं जैसे आपके आगे बैठा हूं, मेरा नाम जी प्रफुल्ल बख्शी है, मेरा सरनेम वैद है, मैं मोहाल जी ब्राह्मण हूं। जी मेरा टाइटल है हुसैनी जी। ब्राह्मण, क्योंकि अच्छा। मेरे जो पूर्वज थे वो करबला में लड़े थे हुसैन की तरफ ओहो। से, यहां ओहो। से लड़ने गए थे। हम जी। ब्राह्मण होने के, और हमको टाइटल दिया था हुसैनी ब्राह्मण, क्योंकि अब अच्छा। दोस्ती निभानी थी तो चले गए, जी। बस इसलिए थे।
वाह वाह तो वाह बात वाह। तो कहने का मतलब है, और जी अभी भी ताजिया निकलता, हमारे लोग उसमें ज्वाइन होते हैं, जी जी। अभी निकलते हैं। अभी था शियास का निकला था, हमारे लोग ज्वाइन क्या हुए थे, तो क्या बात अभी भी करते हैं। हमको भी न्योता आया है कई बार। तो जी जी। ये सारी ये चीजें मिसाल, आपको ये मिसाल। साथ मिलके रहना कर सकते हैं अगर चाहो, पर कोई पॉलिटिशियन आके बीच में फसाद शुरू कर दे कि कह दे नहीं ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, और हाँ, एक झगड़ा 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 करवा दे या किसी की लड़की को उठवा दे, तो ये जैसे कर रहे हैं, जैसे हो रहा है जी जी जी, आमतौर पे सही बात, बिल्कुल लव जिहाद, ये वो, ये सारा का सारा, मैं इनमें किसी चीज में बिलीव नहीं करता। जी। ये बनावटी बातें हैं। ये जिसको कहते हैं ना खाली माइंड बैठा हुआ है, इनको करने को हाँ, फुर्सत है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको 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 ओवरऑल बनाइए हाँ। और उनको सियाचिन भेजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मनीषा प्लीज कंटिन्यू। जी, जी सही कहा। जी सर। तो सर का जैसे सुझाव आता है तो इसका मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, जो मैं समझती हूँ कि कम से कम 2 साल तक भारतीय सेना में काम करें तो सारी समस्याएं काफी हद तक हमारे देश की भी सॉल्व हो जाएंगी। जरूर तो सर मैं जरूर। आज आपने इतना हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत आभार, और चाहूंगी कि हम आगे भी आपके साथ किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। तो और मैं समझ सकती हूँ कि आज के इस सेशन को जो भी सुनेगा, तो जो मानसिक जंग लगी है, सर ने कहा था ना कि खाली बिल्कुल दिमाग और शैतान का घर, तो जो मानसिक जंग बिल्कुल। लग चुकी है लोगों के दिमाग पर, शायद वो भी सही होगी। तो मैं बस इतना चाहूंगी कि लास्ट एक संदेश हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या देना चाहेंगे सर, प्लीज। प्लीज। मैं ऑडियंस के लिए सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि जी आप जो भी करें, अपने जब रात को अपने इष्ट की जो पूजा करते हैं, उसमें एक चीज और ऐड कर दे, ऊपर वाले मेरे देश को सलामत रख, बस क्या इतना ही करिए बस। और अपने मन में उस समय एकाग्र होकर देश का झंडा को याद करके सोए, फिर देखिए आप जब सुबह उठेंगे आपके बदन में क्या स्फूर्ति हो। वाह जी, वाह। बहुत अच्छा। बहुत बिल्कुल सही सर, देश है तो हम हैं। बिल्कुल। और हाँ ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि देश यदि सर्वोपरि है तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही होने लग जाएगी। तो टेक केयर ऑफ yes, स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल इनटू देयर प्लेसेस ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, तो यही मैं कहूंगी। और सर आपका आभार करती हूँ, नमन करती हूँ आपको, और आशा करती हूँ कि फिर से हम जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे पर। तो जरूर नमस्कार। जरूर। जय प्रणाम हिंद। आपको, बहुत धन्यवाद प्रणाम। आपको, प्रणाम। जय हिंद। जय हिंद। सौभाग्य वंदे मातरम सर। सौभाग्य, जय जय हिंद हिंद। जय हिंद जय जय हिंद। हिंद जय हिंद। जय हिंद।